नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। आज इंजीनियर्स डे है, यानी कि अभियंता दिवस, और हमारे साथ कुछ भविष्य के इंजीनियर बैठे हुए हैं। आप लोग भविष्य के इंजीनियर ही है ना? अभी स्ट्रीम किसी को चेंज तो नहीं करना ना आप? तो ये इस समय हम आपको बता दें, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के परिसर में हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि इंजीनियर्स डे पर ये लोग क्या कर रहे हैं और एज ए इंजीनियर्स क्या सोचते हैं ये लोग, और तमाम और मुद्दे जो ये लोग बताएंगे उस पर भी चर्चाएं होंगी। तो आप सभी लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। कोविड के समय जैसे सभी छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, वैसे आप लोगों की भी हुई होगी। तो कब से क्लासेस शुरू हुए हैं आपको, अगर आप बताएं तो? ये माइक पकड़ लिए, बताइए। जी, जब से कोविड शुरू हुआ तब से हमारी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद सेकेंड वेव तक हम लोगों ने ऑनलाइन मोड से ही सारा पठन पाठन हुआ विश्वविद्यालय में। उसके बाद जब यहाँ पे लगभग सभी बच्चों को एक डोज वैक्सीन की लग गई, तो उसके बाद फिर 12 सितंबर से पहले फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए विश्वविद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया, और उसके तत्पश्चात तृतीय वर्ष के छात्रों को 12 सितंबर से विश्वविद्यालय में पुनः बुलाया गया। तो अभी हम लोग 12 सितंबर से यहाँ ऑफलाइन मोड में पठन पाठन शुरू हुआ है। तो अभी पढ़ाई वाला मूड बन पाया है कि नहीं? मतलब जो घर वाला एक तो होता है ना, घर पे आराम से रजाई वजाई में सो के आराम से ये ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, अब तो 2-3 दिन हो गए हैं, एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। अभी मूड बन नहीं पाया है। किस ब्रांच से है भाई साहब आप? जी, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल से हैं। मैकेनिकल वाले वैसे भी बड़ा फेमस होते हैं। तो अभी मूड में आ गए हैं, मतलब ऑफलाइन वाले अब अभी तो थोड़ा समय लगेगा। नहीं, लगभग अब तो बन ही गया है, बन गया, ये पढ़ाई करनी ही है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम युवराज है। मैं रसायन अभियांत्रिकी के तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। क्या बताया आपने, किसके हैं? रसायन अभियांत्रिकी, केमिकल इंजीनियरिंग। जी, केमिकल इंजीनियरिंग के थर्ड। केमिकल इंजीनियरिंग। आप केमिकल इंजीनियरिंग ही बताएं, वरना रसायन अभियांत्रिकी बताएंगे तो हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए। मैंने भी जब पहली बार सुना तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, हालांकि फिर मुझे समझ में। तो ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये मैं कानपुर का हूँ। आज इंजीनियर्स डे है जी, तो थोड़ा प्राउड फील हो रहा है आपको? जी बिल्कुल हो रहा है। क्या किया आपने ऐसा सुबह से उठ के कि हम इंजीनियर हैं? ऐसा लोग ऐसे करते हैं ना, केक वेक काटते हैं बर्थडे सेलिब्रेट जैसा, या इंजीनियर डे सेलिब्रेट वाला, तो ऐसा कुछ किया आप लोगों ने? किसी ने किया ऐसा? मेरा मानना है कि ये एक सतत प्रक्रिया है। इंजीनियर कोई एक दिन में नहीं बनता, राष्ट्र की प्रगति एक दिन में नहीं होती। हम लोगों को 4 साल यहाँ सिखाया जा रहा है, इसके बाद हम लोग ज़िंदगी के 40 साल देश के नाम करेंगे। तो वो एक सतत प्रक्रिया है। एक दिन में अगर आप इसको, हाँ एक दिन है जब इसको हम लोग इसकी आवश्यकता को समझते हैं। हालांकि बात यह है कि आवश्यकता को समझने की ज़रूरत हर रोज़ है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक दिन जाग के खुद को ऐसा कह देने से नहीं होता, लेकिन इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है ना, लेकिन प्राउड फील करने के लिए एक दिन तो होना चाहिए ना। जैसे अब हम 15 अगस्त एक दिन मनाते हैं, आज़ाद तो हुए हैं हम ये कहें कि आज़ादी के लिए एक दिन नहीं मनाए, मतलब, लेकिन एक दिन होना चाहिए ताकि हम उसको सेलिब्रेट कर सकें। हम 365 दिन तो सेलिब्रेट कर नहीं सकते जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग डे एक दिन है तो उस दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। चलिए खैर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम स्वर्णिमा मिश्रा है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर, कानपुर से। कानपुर से। आपका कौन सा स्ट्रीम है? क्या सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो क्या सोचकर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन चूज़ किया था? मतलब किसी ने गाइड किया था या किसी ने बताया था कि आप ये चूज़ कर लो, कि अपने मन से था? नहीं सर, गाइड भी किया था। मेरे कज़न्स हैं, वो ऑलरेडी इंजीनियर्स हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया था। एंड फिर उसके बाद खुद भी हमने रिसर्च करी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कितनी स्कोप है और क्या उसके सब्जेक्ट्स मेरे इंटरेस्ट से मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो वो बिल्कुल मैच कर रहे थे, तो इस वजह से इसके तो जैसे कानपुर से हमारे यहाँ माना जाता है कि जैसे गोरखपुर से कोई लखनऊ जाए, दिल्ली जाए, इधर बिहार ना जाए, तो कानपुर में वैसा है कि आप यार दिल्ली जाओ, नोएडा जाओ, इधर कहाँ उल्टा गोरखपुर कहाँ जा रहे हो? ऐसा किसी ने कहा या ऐसा लगा शुरू में कि यार अब गोरखपुर पीछे है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि कॉलेज की वजह से मिल ही आए हैं। अब कॉलेज के लिए कहीं पर भी जाना पड़े, अच्छा जहाँ पर इन्वायरमेंट है पढ़ाई का है, जहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो उसके लिए तो फिर कोई भी मतलब घर वालों ने गोरखपुर काउंसलिंग में नहीं आप? अच्छा, यहाँ पे अब तो जब से यूनिवर्सिटी हुई तब से तो ये खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है, यूपीटीयू के थ्रू अब नहीं होता है? यस सर, एकेटीयू। MET। तो आप जब इसका
अच्छा, आप लोग सब लोग तभी से होगा ना जब ये यूनिवर्सिटी के होने के बाद से? यस सर। यानी कि आपको काउंसलिंग में नहीं, आप लोगों ने इसका इंटरेस्ट देके फिर इसको क्वालिफाई। अच्छा, तो आज इंजीनियर्स डे है, मुझे बताइए कि इंजीनियर्स जो भारत के इंजीनियर हैं, अभी भी लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, या जैसे दुनिया में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, या जो बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स बनते हैं, या एडवांस व्हीकल्स बनते हैं, या इंजीनियरिंग के जो भी हैं, ऐसा माना जाता है, या अब हो सकता है ये गलत इन्फॉर्मेशन भी हो, रूमर्स हो सकते हैं कि विदेशी इंजीनियर ज़्यादा ट्रस्टेबल हैं, या उनको ज़्यादा वो गया है कि अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बनी है तो यार ये विदेश का इंजीनियर आया है, बनाया होगा। तो ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री में खुद ही इतने इंजीनियर्स हर साल बनते हैं जितनी स्विट्ज़रलैंड की अकेले की पॉपुलेशन है। तो अब ये कहा जाए कि बाहर के इंजीनियर्स आके यहाँ पर बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। जैसे क्योंकि यहाँ पर आईआईटी आप देख लीजिए, हमारा MMM किसी से कम नहीं है, एंड लोग बस नेम टैग के पीछे भागते हैं, बट जहाँ क्वालिटी होती है तो उसी के पीछे लोगों को जाना चाहिए। अच्छा, आप लोग जैसे जो इंजीनियरिंग के सिलेबस हैं, जो इंजीनियरिंग का जो मतलब जो पढ़ाई का जो तरीका है, यस सर। आप लोग एज ए स्टूडेंट जैसे जो उसको जी रहा है वही ज़्यादा बेहतर बता सकता है, आप लोग पढ़ रहे हो, तो आपको लगता है कि कुछ और जैसे प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, थियरी पे थोड़ा कम करके प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर दिया जाए? जैसे कि मैंने ऐसा सुना है कि बाहर की यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि वहाँ प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर देते हैं, और इंडिया में मैंने सुना है कि थियरी पर ज़्यादा जोर देते हैं। ऐसा है क्या वास्तव में? सर अभी तो जो चल रहा है थ्योरी और प्रैक्टिकल मतलब बराबर का है। अच्छा। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ला रही है हर फील्ड में, तो उसकी मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा सबको उम्मीदें हैं कि वो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज ज़्यादा सिखाएगी दैन थ्योरेटिकल। खैर अभी हम लोग को थ्योरेटिकल भी करना पड़ता है। यस सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम हर्षिता पांडे है। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं गोरखपुर की रहने आप गोरखपुर की ही रहने वाली हैं, तो आपके लिए तो ये सब कैंपस जाना पहचाना और सब कुछ अपना जैसा होगा। जी सर। पहली बार कब सुना था इंजीनियरिंग कॉलेज, ये MMM का नाम? जब ये इंजीनियरिंग कॉलेज था तब से आप इसको जानती होंगी तब तो? सर पिछले 10 साल से गोरखपुर में रह रही हूँ। अच्छा जी सर। तो तब से काफ़ी नाम सुना है। विगत कुछ वर्षों में इसकी प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ी है। जो नए तकनीक यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पाठ्यक्रम में जो चेंजेस किए गए हैं, नई पॉलिसी की वजह से इसका काफ़ी अच्छा कॉलेज का जो प्रसिद्धियाँ जो बाकी क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी नाम हुआ है। यहाँ के बच्चे कई बहुत बड़ी प्रोजेक्ट्स में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी। कौन सा स्ट्रीम है आपका? सर मैं सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियर है। तो जैसे जो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा वही, जैसे कि जो बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, जैसे दुनिया की जो टॉप बिल्डिंगें मानी जाती हैं, वो अभी भी विदेशी इंजीनियरों के ही नाम है। जैसे कि जो टॉलेस्ट बिल्डिंग अभी तक दुनिया की है वो, या जो और भी जो बड़ी इंडिया में भी जो अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो उसमें विदेशी इंजीनियरों को ज़्यादा, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि अपने देशों के इंजीनियर पर भरोसा न करके विदेशों से इंजीनियर मंगाए जाते हैं। जैसे फर्टिलाइज़र में अभी बन रहा है जी सर, खाद कारखाना गोरखपुर में, तो यहाँ पर दूसरे देशों के इंजीनियर आए हुए हैं, जबकि हमारे देश में खुद इतने इंजीनियर हैं कि उनको रोज़गार की कमी तक का सामना करना पड़ रहा है। इतने ज़्यादा संख्या में इंजीनियर हैं, लेकिन फिर भी विदेशों से इंजीनियर यहाँ पर फर्टिलाइज़र जो खाद कारखाना उसको बनाने के लिए बुलाने पड़े। क्या वो वजह आपको लगती है कि ये कहाँ गड़बड़ी हो रही है? सर कहीं रिसोर्सेज की कमी, कहीं एक बहुत बड़ी वजह इसकी है। कहीं हमें थोड़े और अगर उसमें गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े और पॉलिसीज़ मेकिंग में थोड़ा और एडवांसमेंट अगर होता तो बेटर होता। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि ऐसा है कि उनका विदेश जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं वो किसी भी मामले में इंडियन इंजीनियर्स के अगर आप कंपेयर में देखें तो ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप रिसेंट के कुछ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स देखें तो बॉर्डर के पास पाकिस्तान में रिसेंटली ऐसा हाईवे लॉन्च बनाया गया है जिसमें आप एयरक्राफ्ट तक को लैंड करा सकते हैं, जो कि विगत परिस्थितियों में जैसे अगर कई बार वॉर जैसी सिचुएशन आई तो उसमें काम किया जा सकता है। जो न्यू पार्लियामेंट का डिज़ाइन हो रहा है
कई तरीके की टेक्निक उसमें इस्तेमाल की है जो विकट परिस्थितियों चाहे कितनी भी विषम हो उन सब चीज़ में वो सर्वाइव कर सकता है। नए नए डैम्स प्रोजेक्ट बन रहे हैं। आपने इंजीनियर्स की बात की है सर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। नासा में देखिए 36% के अराउंड भारतीय इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। IBM में इसकी संख्या भी 36% के हाँ, जो आसपास। टॉप की कंपनियां हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, उनमें हाँ उनमें ज़्यादातर इंडियंस ही हैं। स्वतंत्रता के बाद से भारत इस चीज़ में काफ़ी एक्सेल परफॉर्मेंस कर रहा है और हमें उम्मीद है कि हम उनके बराबर भी कर पाएंगे। बस थोड़े और हम उसमें अगर जैसे शेड्यूलिंग की बात है वहाँ पे हम लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं। शेड्यूलिंग जैसे मतलब एक प्रोजेक्ट जैसे अगर कंप्लीट होने का कोई टारगेट हो वहीं डेडलाइन पे कहीं कहीं हम लोग चूक जाते हैं। काफ़ी सारी वैसी सिचुएशंस होते हैं। अगर हम लोग उस छोटे छोटे ड्रॉबैक्स पे काम कर सके जिस पे अच्छा खासा काम चल भी रहा है तो हमें लगता है कि आने वाली सिचुएशन में ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बदलेंगी और भारत काफ़ी उन टॉप देशों में अगर हम देखें तो भारत का नाम उन चुनिंदा देशों में जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ये सब हो रहे हैं। तो एक अच्छा यूथ, एक बहुत बड़े अमाउंट में जो हमारे पास यूथ पावर है उसको यूज़ करके और इंजीनियरिंग जैसे एडवांसमेंट क्षेत्र में जहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजी रोज़ विकसित हो रहे हैं वहाँ पे हम और ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो मिथ है एक तरीके का वो बदलेगा आगे जाके। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अभिषेक सिंह चौहान है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर की मेजोरिटी ज़्यादा है मुझे लगता है। यस सर। इसमें से कितने लोग कानपुर के हैं? 3 लोग। बाकी कोई ऐसा शहर है जिसके 3 लोग हैं? नहीं है। अच्छा ये बताइए कौन से स्ट्रीम से हैं आप? सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। IT से कोई नहीं है? IT से यहाँ चलता है IT? CS से? आप CS से हैं। इनसे एक सवाल ले लेते हैं, माइक इनको दे दीजिएगा। आप ये बताइए जैसे कि क्या नाम है आपका? नवरचित कुलश्रेष्ठ नाम है मेरा। नवरचित कुलश्रेष्ठ नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप मैं ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से। गोरखपुर के सारे लोग ग्रेटर नोएडा जाते हैं, आप ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर, ये एक्सचेंज ऑफर चल मतलब जैसा कुछ है ना? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वो प्राइवेट कॉलेजेस तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन जिस एक कॉलेज में आपको आने के लिए एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़े वहाँ के लोगों का कुछ लेवल होगा, कुछ स्टैंडर्ड होगा। और हाँ ठीक है, एक्सपोजर मुझे थोड़ा पहले मिल गया, थोड़ा ठीक शहर है। लेकिन गोरखपुर ठीक शहर है, पसंद है गोरखपुर? गोरखपुर का कैंपस बहुत बढ़िया है। मतलब इसे बड़ा कर दीजिए, ग्रेट नोएडा बन जाएगा। मुझे तो घर जैसा ही महसूस होता है। अच्छा, ये मतलब अपने आप में एक शहर जैसा है? मतलब इसे आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ग्रेटर नोएडा बन जाएगा। थोड़ा सा ये जंगल इसको आगे बढ़ा के जंगल अपने 2-4 सड़कें वड़कें और बढ़ा दीजिए, ग्रेट नोएडा बन जाएगा। चलिए ये मुझे ये बताइए जैसे जो टॉप की टेक्निकल कंपनियां हैं जो वर्तमान समय में सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है और सबसे पावरफुल हथियार भी है, क्योंकि मुझे लगता है अगला अगर कोई वार होगा तो वो टेक्निकल होगा, साइबर वार होगा एकदम। तो इंडिया में इंडियन लोग ही जाकर उन कंपनियों को चला रहे हैं, लेकिन वो चीज़ इंडिया में नहीं है। जैसे कि कोई बड़ी, हालांकि अब हर देश में कोई ना कोई टेक्निकल कंपनी तो अपने आप में बड़ी होती ही है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इंडिया में वो टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल कंपनियां बहुत डेवलप नहीं हो पा रही। जैसे फेसबुक या गूगल या याहू या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, और उनको विदेशों में जाकर इंडियन ही चला रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि इंडिया में वही चीज़ नहीं हो पा रही है, वही चीज़ विदेश में जाकर इंडियन कर ले रहे हैं? ये चीज़ें थोड़ी डिस्कस करी हैं वैसे। मेन जो ब्लेम जाता है वो यहाँ के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को जाता है, जो यहाँ की व्यवस्था है, जिसकी वजह से काफ़ी इंजीनियर्स को वो नहीं प्लेटफॉर्म मिल पाता जिससे वो अपनी प्रतिभा को दिखा पाएँ। फिर वो बाहर निकलते हैं। फिर वो बाहर निकलते हैं। इसीलिए ब्रेन ड्रेन होता है कि भाई कौन यहाँ पे सरकार से पंगा ले, ठीक है, हम हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है, इसका हम ये हाँ, अच्छा चलिए इनको बता लेने दीजिए फिर। हाँ तो इसीलिए बाहर जाके वही इंजीनियर जो भारत में रह के उतना नहीं कर पा रहा था, वही इंजीनियर एकदम सफल होता है, CEO वगैरह बनते हैं। और यही कारण है। आपके मन में कोई प्लान है कि जैसे CS कर रहे हैं तो हम आगे चल के कुछ ऐसा करें कि मतलब जो बड़ा गेम चेंजर टाइप का हो, या कुछ ऐसी वेबसाइट या ऐसा कुछ प्रोग्राम या ऐसा कुछ, ऐसा कभी सोचा है आपने? हाँ कई बार सोचा है, और काम वगैरह भी शुरू करेंगे जैसे ही किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है? मतलब CS में तो बहुत बड़ा फील्ड है। हाँ CS ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का। अच्छा,
खैर मुझे बहुत टेक्निकली इस बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं क्या ही बताऊँ कि आप भाई साहब कुछ कहना चाहते थे। हाँ, तो एक आपने पूछा कि जैसे विदेशों में भारतीय जाके फेसबुक गूगल जैसी कंपनियां चलाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे वो इनोवेशन नहीं हो पाता। तो एक तो पहली चीज़ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है उसमें परिवार हमेशा यही इनकरेज करें कि एक बेटा या घर का लड़का अगर वो पढ़े तो एक सुरक्षित नौकरी की तलाश में उसके बाद तुरंत अपना वो घर बसा ले। मतलब वो टीचर हो जाए या लेखपाल हो जाए। अभी भी यहाँ पे है कि अगर प्राइवेट नौकरी के से ज़्यादा सरकारी नौकरी को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। भले ही वो टीचर या लेखपाल की भर्ती हो, अगर वो मतलब प्राइवेट नौकरी से भले ही कम कमा रहा हो लेकिन सरकारी नौकरी में है तो उसे ज़्यादा ही सोशली सिक्योर माना जाएगा। तो इस वजह से कई बच्चे होते हैं अगर वो चाह कर भी बिजनेस में रिस्क फैक्टर ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पाते। अब चूँकि कुछ वर्षों में ये चीज़ें बदली हैं और इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि इस साल लगभग हर महीने 3 से ज़्यादा इंडियन स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया है, मतलब $1 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यूएशन हुई है। तो इस चीज़ों में बदलाव आ रहे हैं, समय का फेर है, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, हम लोग भी आगे आएंगे ही और आगे वाला दौर हमारा ही भारतीय का है, भारतीय इंजीनियर्स का ही होगा। बिल्कुल हमारा ही होगा और हमारा अभी भी है, लेकिन हमारा इंडिया से नहीं, मतलब इंडियंस का ही है, लेकिन वो दूसरे धरती से हो रहा है। यूएस आज से हो ये रहा है है, यूके से हो रहा है। कि काम हम करते हैं, नाम उनका होता है। अब कुछ सालों में काम भी हमारा ही होगा, नाम भी हमारा ही होगा, दोनों चलिए, चीज़ें। ये अच्छी बात कही इन्होंने। हम लोग आप तक बात कर रहे थे, आप ये बताइए जैसे इंजीनियर्स डे जो मना, खैर आप लोग आज आप लोग इन लोगों ने बताया कि आप लोग भी इंजीनियर डे आज मनाने वाले थे, ऐसा बताया कि वीसी साहब ने इसलिए प्रोग्राम कुछ पोस्टपोन हो गया, ऐसा है ना? तो अब कब मनाएंगे आप लोग? कुछ ऐसा भी डेट तय नहीं है? सर अभी कुछ क्लियर नहीं है। तय नहीं है। 20 को? 20। चलिए, ये सिर्फ एक इंजीनियर ही कर सकता है जो पूरे डेट को ही, इंजीनियर डे को ही बदल दे। ये सिर्फ एक इंजीनियर कर सकता है। तो गोरखपुर में आपको एडजस्ट, जब आप नए नए आए थे तो एडजस्ट करने में ऐसा लगता था कि दूसरे शहर में आ गए हैं और घर का याद आता था, या यहाँ के एनवायरनमेंट में, यहाँ के खाने पीने में कुछ ऐसा? यस सर। सर स्टार्टिंग में तो सभी के साथ ऐसा होता है कि अगर वो हॉस्टल में आया है तो उसे घर की याद आ रही है, क्योंकि घर के जैसा खाना कहीं पे भी नहीं मिल सकता, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, वहाँ की जैसी फैसिलिटीज़। और गोरखपुर में आके मुझे थोड़ा सा ये लगा, क्योंकि मैं कानपुर से हूँ, तो जो सेंट्रल यूपी का जो डेवलपमेंट है वो मुझे यहाँ से ज़्यादा लगता है। जैसे कभी कभार ऐसा हुआ कि मेरी ट्रेन रात में 2:30 बजे यहाँ पे आई। अब प्रॉब्लम स्टार्ट वहाँ पे होती है कि यहाँ पे ना मुझे कैब मिलती है, ना मुझे यहाँ पे ऑटो मिलता है। ऐसे केसेस में ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने सिटी में होता तो वहाँ पे ये दिक्कतें मुझे ना होती। तो इस वजह से ये रहता है कि नहीं, अगर ट्रेन का रिज़र्वेशन करवाना है तो वो दोपहर के टाइम पे होना चाहिए कि एटलीस्ट हमें ऑटो मिल जाए। आपको मैं बता दूं, आपको ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास कोई लोकल अगर कोई गाइड करने वाला होता, तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो, आप अगर रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा बाहर निकलें तो बस स्टेशन है, और बस देवरिया रूट पर 24/7 चलता है। अगर कभी इन फ्यूचर आप फंसे तो आप बस स्टेशन चले जाएं और वहाँ से आपको देवरिया की बस मिलेगी, वो आपको ट्रिपल एम के गेट पर उतार देगी। चलिए सर, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर। कभी कभी होता है कि किसी शहर के बारे में हमको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उस वजह से हम गलत चीज़ें, मतलब हमको लगता है कि ये कमी है। हाँ, थोड़ा छोटा शहर है, अभी मेट्रो शहर नहीं है यहाँ पर, वो चीज़ें तो हैं। अब कैब भी चलने लगे, मुझे लगता है रात में नहीं मिलती है कैब, बस आपके पास सही है, लेकिन वो बस वाला आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहीं का हूँ, तो मुझे ये आइडिया है कि अगर रात में आप फंस जाए तो बस से थोड़ा दूर पैदल आपको चलना पड़ेगा, मुझे लगता है कि 500 मीटर रेलवे स्टेशन से, तो आपको बस वो देवरिया रूट पे हमेशा मिलेगी। हो सकता है आपको आधा घंटा वेट करना पड़े, दिन में तो आपको 10 मिनट पे मिलेगी, लेकिन रात को थोड़ा आधा घंटा या 45 मिनट वेट करना पड़े, फिर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज गेट पे वो आ जाएगा। अच्छा, खाने पीने में यहाँ पे कभी बाहर जाते हैं? ऐसे बाहर तो आपके बहुत सारे रेस्टोरेंट नए नए खुल गए हैं, हमने देखा है। हाँ सर, खाने पीने में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि जो कानपुर का कुजीन है वो मुझे यहाँ का भी लगा, और बाकी जो गोरखपुर का खाना है वो सही है, मुझे खाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसा मुझे घर पे मिलता था कानपुर में वैसा यहाँ पे भी है। इंजीनियरिंग को लेकर क्या प्लान है भविष्य में? क्या मतलब कुछ सोचा है जैसे कि यार हम इंजीनियरिंग तो खैर सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ सोचा है कि हम इस पे काम करेंगे, या ऐसे कोई सपना? जैसे मेरे भैया एक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है NIT वारंगल से, तो मैं उनके साथ गया था काउंसलिंग के समय,
तो जो काउंसलर थे वो मजाक मजाक में पूछ रहे थे कि क्यों इंजीनियरिंग करना है, तो उन्होंने कहा था हमको चिप बनाना है। तो मैं तो कुछ जानता था नहीं। उस तरह का आपका भी कुछ है क्या कि मतलब ये हमको करना है इसलिए इंजीनियरिंग करना है? यस सर। हाँ, क्या? सर मेरा जो प्लान है सर, मेरा प्लान है सर डिफेंस फोर्सेस में जाना, टेक्निकल फील्ड में। तो सर उसके लिए RDSO जैसा? यस सर। तो सर उसमें जो ये है कि उसके लिए मुझे पहले यहाँ से टेक्निकल नॉलेज, बीटेक की डिग्री मुझे चाहिए, एंड देन फिर मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन हो वो इंडियन आर्मी को टेक्निकल के फील्ड में मैं प्रोवाइड कर सकूँ। यानी कि टेक्निकल जैसे सेना के लिए, या तो आपने कौन सा फिर स्ट्रीम बताया अपना? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। चलिए मैं समझ गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाश्वत रस्तोगी है। शाश्वत रस्तोगी जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अयोध्या? जी जी, पहले फैजाबाद, अब अयोध्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन से स्ट्रीम से हैं आप? सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो आप वर्तमान में जो इंडिया में इंजीनियरिंग की स्थिति है, जैसे पहले कहा जाता था कि एक शहर में एक इंजीनियर साहब होते थे, बड़ी सी कोठी होती थी उनकी, और दूर दूर तक जान पहचान होती थी कि इंजीनियर साहब यहाँ रहते हैं। अब ऐसा लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि चौराहे पर खड़े होकर इंजीनियर आवाज़ लगाओ तो हर घर से 2 निकल आएंगे। ऐसा है अभी, भले ही मजाक में लोग कहते हैं, लेकिन आप लोग मजाक मत लीजिएगा। ये बताइए कि जो अभी बेरोजगार इंजीनियरिंग में कहते हैं लोग, इंजीनियरिंग करके बहुत लोग ऐसे घूम रहे हैं, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल जॉब की समस्या है। क्या वजह है इसकी कि इंजीनियरिंग करके भी लोग क्या गुणवत्ता में कमी है? ऐसे जैसे कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे खुल गए हैं जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल। और वो इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, और जब जॉब नहीं मिल रहा है तो पूरे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को कहते हैं कि यार इंजीनियरिंग बेकार, इंजीनियरिंग में कोई जॉब नहीं है। ऐसा है क्या? बिल्कुल। देखिए, इसकी जो आपने जो सवाल पूछा है, इसकी मुझे मुख्यतः 2 वजहें लगती हैं। पहला तो जो आपने बताया कि इंजीनियरिंग अब धंधा बन गया है बेसिकली, ठीक है। इतने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग जो प्रोफेशन है, अच्छा, उसको लोगों ने एक बिजनेस बना दिया है। जैसे आप नोएडा चले जाइए तो आपको हर ब्लॉक में एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज को धंधा बना दिया, ऐसा हाँ, कहिए ना? बिल्कुल। इंजीनियरिंग को धंधा तो मतलब प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशन है। इंजीनियरिंग कॉलेज को एक धंधा बना दिया। देखिए, बात ऐसी है कि जो 12th स्टैंडर्ड से जब बच्चा पास आउट होता है तो बच्चे का दिमाग उतना मैच्योर नहीं होता है, तो बच्चे इसी फ्लो में कि चलिए कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, जैसे पड़ोस का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। लड़के इसी में इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मतलब चले जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोजने लगते हैं। अब मान लीजिए कि क्योंकि सीट तो लिमिटेड ही है हमारे इंस्टीट्यूट्स में, तो अगर किसी को सीट नहीं मिलती तो वो रुक करता है प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ। अब प्राइवेट कॉलेजेस ये रहता है कि हर ब्लॉक में से एक बिल्डिंग में पूरा कॉलेज चलता है उसमें, और ऐसी गुणवत्ता जो पूर्ण आपको पढ़ाई जैसे सरकारी कॉलेज में मिलती है वो आपको नहीं मिल पाती है। एक दो मुझे लगता है सरकारी और प्राइवेट का नाम, क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, कुछ छोड़ दिया जाए, कुछ है, बिल्कुल ऑब्वियसली एक्सेप्शंस तो हर जगह रहेंगे, बिल्कुल, बट मैं मेजॉरिटी कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। सो उधर बच्चों को वो पढ़ाई, वो ज्ञान नहीं मिल पाता जो वो सीख करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरी वजह जो मुझे लगती है कि बच्चों को पता ही नहीं होता वो इंजीनियरिंग कर क्यों रहे हैं, उनको उनका लक्ष्य नहीं पता। से मैं भी एग्री हूँ कि बहुत सारे वजह कि पूछो इंजीनियरिंग करके क्या कर रहे हैं, पता नहीं यार। हमारे भारत में ऐसा माना जाता है, मेरे पास एक मैसेज आया था कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे कि भारत में माँ बाप कहते हैं बेटा पहले इंजीनियरिंग कर लो फिर सोचते रहना जिंदगी में क्या करना है ना। तो आप लोग भी सहमत हैं इनकी बात से? तो भारत की स्थिति जो है वो इस मामले में थोड़ी सी डामाडोल है, बट फिर भी जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जैसे हमारा है, IITs हैं, NITs हैं, ये अभी भी अच्छे इंजीनियर्स निकाल रहे हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जो कॉलेज सेटअप करने के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं या जो परमिशंस होती हैं उनको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलेगा फिर आगे। इतने सारे कॉलेजेस नहीं होने चाहिए, मुझे लगता है कि हाँ, और हैं तो उसका उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए। उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक कमरे में आप कॉलेज नहीं चला सकते, एक बिल्डिंग में आप कॉलेज नहीं चला सकते। आपकी बात हाँ, ये कुछ कहना चाहते हैं? बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? छोटी सी बात है कि जैसे ग्रेटर नोएडा का हूँ तो वहाँ जितने स्कूल नहीं है उससे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है। अच्छा, ये हाल है। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज? मैंने भी एक बार सुना था, कोई ऑटो वाला वहाँ का था, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा अक्सर जाता रहता हूँ, तो मैंने पूछा था कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, कह रहा यार मैं तो आज तक गिन ही नहीं पाया। आप ये समझ लें कि जितना ही हमारा कैंपस है ना उसी में कम से कम 10-15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। पूरे ग्रेटर नोएडा में कुछ आइडिया है? मतलब मुझे लगता है कि 50 तो होंगे
नहीं 50 तो फिर भी ज़्यादा हो गए। हाँ, ग्रेटर नोएडा नोएडा मिला के हाँ, इतने हो 50 जाएं होंगे। तो मेरे ख्याल से हाँ इतने तो होंगे ही होंगे। 50 इंजीनियरिंग कॉलेज है और- और वहाँ पर तो ऑटो से उतरते ही पूछ लेते एडमिशन लेना है, आओ बैठो। ऐसा मैंने अनुभव हाँ, ये किया भी है। है बिल्कुल। कि एडमिशन लेना है, आओ बैठो। और वहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ कॉलेजेस कहते हैं हम आपको फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप लगवा देंगे, फर्स्ट ईयर से ही आपका बच्चा कमाना शुरू हो जाएगा। पढ़ेगा नहीं वो, कमाना शुरू हो जाएगा सीधे। हाँ। तो आप आप यही कुछ वजह कहना चाह रहे थे, ये इनको माइक पास कर दीजिए। बताइए। सर एक ये जो रीज़न मुझे लगता है वो आजकल जो इंजीनियरिंग को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि अगर आपके बच्चे ने इंजीनियरिंग कर लिया तो उसका जो फ्यूचर है वो बाकी ब्रांचेस से जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो सिक्योर है। तो इसमें फिर पेरेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने क्लास 12 पास किया, अब बच्चे का मन है कि नहीं मुझे बीएससी करना है, लेकिन जब पेरेंट्स टीवी पे देख रहा है कि ये वाला इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ से आपने पढ़ाई करके हमारे बच्चे यहाँ तक पहुँच रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा इनकी जगह पे अगली बार जब ये ऐड आएगा कभी तो इसमें मेरा बच्चा होगा। तो सर जो प्रेजेंट किया जाता है वो एक सरफेस है कि सरफेस पे हमने दिखाया कि हमारे यहाँ के इतने बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, इतने बच्चे गूगल में चले गए, बट जो रियलिटी है, जो और बच्चे हैं उनकी रियलिटी प्रेजेंट नहीं की जाती है। तो जो एक क्रीमी लेयर हमें जो दिखाई जाती है कि इंजीनियरिंग अगर आपने यहाँ से कर ली या अगर आपने इंजीनियरिंग ही कर ली तो आपको इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे कि आपका फ्यूचर, आपके बच्चे का फ्यूचर, उनकी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर रहेगा। इसकी वजह से सर ये हुआ कि अब अगर किसी बच्चे को आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन नहीं मिला या स्टेट कॉलेजेस से एडमिशन नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेजेस उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो अपने एडवर्टाइजिंग में इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। आप कहीं पे भी आप चले जाइए, आपको हर जगह पे किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का आपको बैनर दिखेगा और वहाँ पे उनके पैकेजेस जो भी रहेंगे 40 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज। अब सर होता ये है कि वहाँ से किसी एक या दो बच्चे को वो पैकेज मिला, बट उन्होंने उसे एडवर्टाइज ऐसे किया कि ये पैकेज हमारे कॉलेज में मिल रहा है, और इसकी वजह से जो पेरेंट्स होते हैं वो ल्योर होते हैं कि हमें अपने बच्चे का एडमिशन इस प्राइवेट कॉलेज में करवाना है। और फिर वहाँ पे जाके जब 4 साल में बच्चे को रियलिटी पता चलती है तो उसे फिर पता चलता है कि हमने यहाँ पे क्या किया। अच्छा, ये एक इनकी बातों में एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। मैंने नहीं इनकी बातों में एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने कॉलेज का, गोरखपुर का एक कॉलेज है, उसका मैंने एक ऐड देखा था। उसमें लिखा था कि मतलब हमारे यहाँ कौन कौन से लोग प्लेसमेंट के लिए आते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि मुझे नहीं लगता था कि कोई कंपनी उन्होंने छोड़ रखी थी। मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, IBM, फोर्ड, और मुझे लगता है कि नहीं, नासा वासा तो नहीं था। मतलब मैं सोचता रहा कि इन्होंने कहीं से, मुझे लगता है कहीं डाउनलोड करके बस नीचे चिपका दिया, सोचा भी नहीं कि हम चिपका क्या रहे हैं। और दिक्कत ये है कि इंडिया में उसको कोई क्रॉस चेक भी नहीं करता है, और अगर किसी ने क्रॉस चेक किया तो आप जाएंगे लड़ने तो भगा देगा आपको, मतलब उस पर कोई एक्शन भी नहीं ले सकता है। हाँ, तो इससे जो एक भारत का जो एक तंत्र है, जो कंज्यूमर फोरम या इस तरह का और भी तंत्र है जो इस पर कंट्रोल करते हैं, पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग पे कंट्रोल करते हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो एडवर्टाइज कर रहे हैं उस पर है कि नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋत्विक मौर्य। क्या नाम है? ऋत्विक मौर्य। ऋत्विक मौर्य, क्या नाम है ऋत्विक मौर्य का? ऋत्विक का क्या मतलब है? प्रीस्ट, पुजारी। अच्छा, पुजारी। ऋत्विक साधु, मतलब धार्मिक व्यक्ति जो अनुष्ठान करता हो, मेडिटेशन करता हो। तो आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं? बेसिक थोड़ा बहुत जी। थोड़ा बहुत करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रयागराज से। प्रयागराज, अच्छा, इसीलिए जगह में थोड़ा सा उसका फील होता है अध्यात्म का। तो किस फील्ड से, कौन सा स्ट्रीम है? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। तो भविष्य में कौन सी बिल्डिंग बनाएंगे आप? किस तरह की बिल्डिंग कुछ सोचा है? नहीं, मैं बिल्डिंग फील्ड में। अच्छा, ये ऐसा है कि सिविल वाले ऐसा मानते हैं कि पुल और बिल्डिंग
इसके अलावा भी कुछ ऐसा सपना होता है वही कि मैं सिविल कहने इंजीनियर वाला का? था जी, मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ ज़्यादा। अच्छा। मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ज़्यादा रुझान रखता हूँ। इन्वायरमेंटल जी। किस तरह से एक सिविल इंजीनियर इन्वायरमेंट फील्ड में अपना योगदान देता है? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम आगे चल के और स्टडी करेंगे बीटेक के बाद। मतलब क्या रोल होता है? जैसे हम तो सिविल वालों को हम तो यही समझते हैं कि वो पुल बनाते हैं, तो मतलब कोई कंस्ट्रक्शन काम करता है। जी। क्या रोल होता है जो आप इन्वायरमेंट में बता रहे हैं, किस तरह का रोल? अब इसमें हम और जैसे जो भी सोसाइटी की डिफरेंट कंडीशन, जैसे कि इसमें एक बड़ा टॉपिक है वाटर, क्लीन वाटर अच्छा अच्छा। की जो कमी है उस पर काम करना, क्या इनोवेशन हो सकते हैं। डिसैलिनेशन ऑफ वाटर का जो टॉपिक है कि समुद्र का पानी खा रहा है, हम कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने यूज़ के तो लिए। ये सिविल इंजीनियरिंग? जी, ये सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, ये मेरे लिए थोड़ा वो है कि सिविल इंजीनियरिंग, मुझे लगता था कि सिर्फ वो जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग होता है। वो वन ऑफ द ही पार्ट है, बट लगता है कि सेंट्रल वही है। अच्छा। और ये पूरा सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। हम एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं आगे जाके। वाटर की तो प्रॉब्लम, मतलब जो मीठे पानी की समस्या है वो तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जी। लेकिन अभी क्या है, इस साल से या पिछले 1-2 सालों से बाढ़ की बहुत समस्या, मतलब वाटर लेवल इतना ज़्यादा हुआ है मेरे गांव में जी। कि अपने आप मीठा पानी बाहर आ रहा है, मतलब जो मृदु जल जिसको कहते हैं, जो पीने योग्य होता है, और बिना पंपिंग सेट ऑन किए वो फ्लो हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो ये भी एक तरह का वेस्टेज ही है। जी, और हमें वो कैसे चैनलाइज कर सकें हम उसे कि फिर से हम ग्राउंड वाटर में उसको डाल सकें, वाटर टेबल मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकें, वाटर का फ्लो किधर कराएं, सब सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, हमें देखना होगा। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि आप कोई एडवाइस देना चाहें अगर जी। गवर्नमेंट को या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को या इंजीनियरिंग जो जहाँ भी चीज़ कि कॉलेजों में क्या चीज़ और सुधार की जानी चाहिए जिससे इंजीनियरिंग और बेहतर हो सके, या इस तरह का कुछ, तो कुछ आइडिया है आपके पास कि अब क्या देना चाहेंगे कुछ ऐसा? मुझे लगता है आप कि लोगों में से कोई भी अगर देना चाहे कि मुझे लगता है कि इस फील्ड में- प्रैक्टिकल नॉलेज पे थोड़ा सा और एफर्ट देना चाहिए, थ्योरेटिकल को थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, वही मेन है। और हमारे जैसे ब्रांच में तो प्रैक्टिकली सब कुछ है, तो प्रैक्टिकल पे थोड़ा सा और दबाव देना चाहिए। आप कोई और अगर कोई एडवाइस कुछ देना चाहे, जैसे कि गवर्नमेंट को या जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनको, या जो सिलेबस बनाते हैं उनको? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, सिलेबस पे अपना अच्छा पॉइंट दिया कि हमारे पास जो सिलेबस है वो काफ़ी पुराना सिलेबस है। लाइक बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होती हैं, ऐसी चीज़ें जिनका कोई ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने का, हम अभी भी पढ़े जा रहे हैं सिर्फ मार्क्स के लिए, तो वो सिलेबस से बाहर जा सकते हैं। अपडेट मुझे लगता है होना चाहिए, होनी चाहिए, अपडेशन होते रहने चाहिए वो हो समय नहीं समय रहा। पर। तो वो फालतू में लाइक हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, जिसका कोई यूज़ नहीं है, ऐसी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। जैसे CS में मुझे लगता है कि आप CS से हैं आप, तो कंप्यूटर में मुझे लगता है विंडोज़ 98 या MS ऑफिस 2003 पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं है। मतलब CS में नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन जो कंप्यूटर का कोर्स कराते हैं बेसिकली उसमें। हाँ, मतलब ये तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वैसे तो है, काफ़ी ठीक है, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं अगर उनका भी इंक्लूड हो, वो भी इंक्लूड हो सिलेबस में, तो अच्छा ही रहेगा। बाकी हाँ, आप माइक जी बताएं। सर, और मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सर सिलेबस में और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हूँ तो मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं केवल मुझे ही पता हूँ। अगर किसी और ब्रांच वाले को कोई इंटरेस्ट है तो उसके में वो सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए CBS जैसा एक पैटर्न होता है कि आप क्रेडिट सिस्टम, जो मतलब आप कुछ भी पढ़ के इतना क्रेडिट स्कोर कर सकते हैं और उसको अपने, ये यहाँ पे लागू नहीं है ऐसा है? सर क्रेडिट सिस्टम है, लेकिन सर सब्जेक्ट फ्लेक्स, अच्छा आप दूसरे ब्रांच का नहीं उठा सकते? दूसरे ब्रांच का नहीं। अच्छा। तो सर मुझे जो लगता है सर, अगर सब्जेक्ट्स में अगर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, सर आप मान लीजिए कि जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हूँ और जैसे अभी ऋत्विक ने बोला कि इन लोगों में इन्वायरमेंटल जो स्टडीज़ वगैरह जो हैं, अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट है तो अब मैं इस ब्रांच में आके मुझे ऐसा लगता है कि मैं फंस गया। मुझे अगर उनके सब्जेक्ट को पढ़ना है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे पढ़ने का। तो मैं ऐसा बहुत घालमेल नहीं हो जाएगा कि आप थोड़ा सा ये पढ़े, थोड़ा सा ये पढ़े, फिर किसी चीज़ में आप स्पेशलिस्ट नहीं हो पाएंगे? मतलब जैसे आप किसी फील्ड में पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें स्पेशलिस्ट होना चाहिए। नहीं सर, अगर आप थोड़ा सा ये पढ़ लिए या थोड़ा सा ये पढ़ लिए, थोड़ा सा ये पढ़ लिए, तो आप सब घालमेल हो जाएगा एक में, ऐसा नहीं सर, सर मेरा जो कहना है सर, स्पेशलिस्ट वाली जो बात है सर वो तो है, लेकिन सर बच्चों को क्या लगता है कि इंजीनियरिंग में जो प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो सेम चीज़ पढ़ के बार बार वही चीज़ें उसी से रिलेटेड, उनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ नया चाहिए कुछ पढ़ने के लिए।
तो सर मुझे ऐसा लगता है कि सर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल टाइप का होना चाहिए। ऑप्शनल टाइप का आप उसे आप ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आपको क्या लगे कि अगर आपको वो जो भी आपका जो मेन ब्रांच है उसे आपको पढ़ना है, लेकिन सर अगर आपका मन है कि नहीं मुझे इस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है, तो ऐसा ना रह जाए कि आप अपनी ब्रांच की वजह से आप ना पढ़ मैं पाएं। थोड़ा सा यहाँ से डिसएग्री हूँ कि पढ़ने पे तो कोई रोक नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो ऐसे, मतलब आप ऑफिशियली नहीं पढ़ रहे हो। बहुत हो जाएगा। अच्छा, हेडेक बहुत हो जाएगा। यस सर वो हेक्टिक बहुत हो जाएगा। ठीक है, हेडेक तो हो जाएगा। करिकुलम का पार्ट अगर उसको सर एक करिकुलम का पार्ट बनाया जाए, उसकी स्कोरिंग होगी, उसका इवैल्यूएशन होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे 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 एक व्यक्ति को इतनी चीज़ें जाननी चाहिए, अगर उसमें से हम कुछ और रखते हैं तो फिर 2 हटाएंगे, तभी तो 2 रखेंगे। सर जैसे हम लोग क्या हाँ माइक जी। सर जैसे हम लोगों के ऑडिट सब्जेक्ट होते हैं, अच्छा। तो वो हमारी पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड नहीं होते हैं। अच्छा। तो ये होना चाहिए कि हमारे पास जो ऑडिट सब्जेक्ट्स हैं अच्छा। उनमें ऑप्शन होना चाहिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का इंटरेस्ट है। हाँ, ये बात अच्छा जी। फ्लेक्सिबिलिटी और होनी तो उससे मतलब जो आपके लिए जरूरी है वो तो रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। सर उसमें कोई चीज़ हाँ, बस मैं भी कह रहा था, हालांकि उसमें अगर छेड़छाड़ देने चाहिए, हाँ उसमें बच्चों के हाथ में भी देने चाहिए कि वो हाँ माइक जी बताएं क्या कह रहे हैं। कुछ विकल्प बच्चों के हाथ में भी देने चाहिए कि वो अपने स्तर पे कुछ सब्जेक्ट को चूज़ कर सके। अच्छा, और मुझे लगता है कि इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जो इंजीनियरिंग के अलावा भी और जैसे 1-2 सब्जेक्ट जैसे सिंगिंग, डांसिंग या इस तरह पेंटिंग वगैरह भी अगर ऐड किया जाए तो उससे क्रिएटिविटी, या मैंने से बहुत सारे इंजीनियरिंग के लोग हाँ बताएं। सर ये सब सिंगिंग, डांसिंग जैसे क्रिएटिविटी, ऑब्वियसली क्रिएटिविटीज़ के लिए ही होती हैं, रिक्रिएशंस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इन्हें करिकुलम का पार्ट बनाना एक तरह से, क्योंकि ये नहीं करिकुलम नहीं, मतलब जैसे बुनियादी optional- रूप से रुचि के ऊपर निर्भर करता है कि किसी इंसान की रुचि है या नहीं। जैसे ना जो मनुष्य है वो बड़ा मतलब सेल्फिश या लालची स्वभाव का होता है। अगर उसे थोड़ी सी लालच मिल जाएगी, ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हो सकता है आप लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, लोकतंत्र है, सब लोग सबको अधिकार है। मुझे लगता है कि अगर जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट पे तौर पे है कि ठीक है आपको AB कैटेगरी मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें, आपको आप ऐसा कर सकते हो, आपके मार्कशीट में बस ABC ऐसे दे दी जाएगी। ऑडिट सब्जेक्ट अच्छा, सर यही होता अच्छा। है, मतलब उसमें हमें केवल 100 में से जैसे 40% नंबर लाने हैं, और जितने भी नंबर हम उसमें लाएंगे वो सिर्फ इस हिसाब से देखा जाएगा कि आप उसमें पास हो या फेल हो, 40% लाया है या नहीं लाया है, और उसका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है। जैसे आपने बताया, तो जिस स्टूडेंट की रुचि है गाने में, लिखने में या नृत्य में, तो उसके लिए जैसे हम लोग MPH के बाहर बैठे हुए हैं, हमारे ठीक पीछे जो हॉल है वहाँ पे हम लोग यही सब प्रैक्टिस करते हैं आके, जो स्टूडेंट्स चाहें वो कर सकते हैं। तो कुछ जैसे मेरे भी कई दोस्त थे, तो वो इतने पढ़ाकू टाइप के थे कि उनको लगता था कि यार ये पढ़ने में है तो ठीक है, वरना इसको हमको नहीं करना है, मतलब एकदम पढ़ाकू वाला माइंडसेट की। माइंडसेट ही गलत है वो। देखिए बात ऐसी माइक हाँ बताएं। देखिए बात ऐसी है, जैसा आपने कहा कि जो सिंगिंग, डांसिंग और जैसे इस टाइप का ड्राइंग है, वो हम लोग के कॉलेज में पूरे साल होता रहता है ये चीज़ें। और आपने जैसे कहा इसको सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट बना दिया जाए, और सब्जेक्ट नहीं, मतलब जैसे एक पार्ट होना चाहिए, जैसे पढ़ाई का एक पार्ट जैसे। बिल्कुल, बट देखिए सर, एक्चुअली ये हम लोग के यहाँ पूरे साल हम लोग क्या होता है, जैसे हम लोग कल्चरल फेस्ट होता है, हम लोग का टेक्निकल फेस्ट होता है, तो उसमें पूरे साल और किसी ना किसी सोसाइटी के, हम लोग के इतनी सारी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग खुद एडिटोरियल बोर्ड का हिस्सा हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करवाते रहते हैं, जिससे जो एक छात्र है उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता रहे। इसको सिलेबस का पार्ट बना के इस पे जो नंबर के बेसिस पे इसको चीज़ों को जज करना, आई डोंट थिंक इट्स मतलब करेक्ट और यू नो राइट। चलिए, ये हम लोग का सेशन बहुत लंबा हो गया, मुझे लगता है कि आधे घंटे से ऊपर का सेक्शन हो चुका है, तो हम लोग इसको यहाँ ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत लंबा होगा, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग बैठे तो शायद रात हो जाए, लेकिन एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, तो उसको यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना समय दिया, और भविष्य की शुभकामनाएं हैं, आप लोग भविष्य के इंजीनियर हैं, थैंक यू। तो इसलिए आप लोग अच्छा करें। बाकी हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।